प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 6 अध्याय 3 और अध्याय का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसमें प्यारे बच्चों प्रश्नावली 3.2 हम प्रारंभ करते हैं और पहला सवाल है इसमें, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों या दोनों सम संख्याएं हों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम विषम संख्याएं देते हैं दो। पहला ए भाग है इसका। मान लीजिए हमने दो विषम संख्याएं ली, यहाँ पर 5 और दूसरी ली 7। इनका जोड़ कितना आया? 12। 12 क्या चीज़ है? एक सम संख्याएं हैं। तो इसी तरह से यदि हम और विषम संख्याएं लेते हैं, जैसे 9 + 11, जोड़ कितना आया? 20 हो गया। तो जब दो विषम संख्याएं हैं इस तरह से हम उनको जोड़ते हैं तो उनका योग जो है क्या होता है? सम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? सम होता है। और यदि दोनों संख्याएं सम हैं, यदि दोनों संख्याएं सम हैं तो इसका बी पार्ट है, तो सम में जैसे देखते हैं, मान लीजिए हमने 4 और 6 दोनों संख्याएं सम हैं। 4 और 6 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिला? 10 प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से 10 और 12 इसको जोड़ दिया तो क्या? 22 आया। तो फिर इन दो सम संख्याओं का योग भी क्या हुआ? सम हुआ। क्या हुई? सम हुआ। तो जो स्टेटमेंट है वो कहता है बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हैं। यदि वे दोनों विषम संख्याएं हैं तो भी इनका जोड़ सम होता है, और यदि दोनों सम संख्याएं हैं तो भी उनका जोड़ क्या होता है? सम होता है। इसे अगला दूसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसमें यहाँ पर है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो इसमें हम यहाँ पर 3 विषम संख्याएं लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया, एक तो 3 ले लिया, एक 5 ले लिया और एक 7 ले लिया। तो इन तीनों को जोड़ा, 3 और 5 8 और 7 15। 15 क्या चीज़ है? एक विषम संख्या है। अब इसी तरह से हमने कोई और विषम संख्या ले ली, एक 7 ले लिया, एक 9 ले लिया, एक है 11। ये दो संख्या ले ली हमने। 7 और 9 16 और 11 कितने बन गए? 27 बन गए। ये भी क्या है? विषम संख्या है। तो यहाँ पर इसने क्या दिया है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, परंतु क्या होता है? विषम होता है। इसलिए क्या है? ये असत्य है। इसको हम लिख देंगे असत्य। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग क्या होता है? सम होता है। तो इसमें दो विषम संख्याएं लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर, एक लिया 3, एक लिया 5 और एक ली सम संख्या 8। तो यहाँ पर क्या जोड़ हुआ? 3 और 5 8, 8 और 8 16। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए अब जैसे 7 है, +9 लिया हमने और +6 ले लिया। 6 सम संख्या है। तो 7 और 9 16, 6 22 आ गया। कितना है? 22। ये दोनों क्या चीज़ हैं? सम संख्याएं हैं। क्या चीज़ है? सम संख्याएं। तो इसमें यहाँ पर क्या है? दो विषम संख्या, इसमें दो तो विषम संख्या थी और एक सम संख्या थी, इनका योग क्या है? सम होता है। ये क्या है? सत्य है। इसके बाद में सी पार्ट, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या है? विषम होता है। तो इसमें 3 विषम संख्याएं लेंगे।
जैसे हमने ले लिया, एक तो 3 लिया, एक 5 लिया, एक लिया 7, ये तीनों विषम संख्याएं हैं। तो इनको हम आपस में गुणा करते हैं। 3 को 5 से गुणा करते हैं 15 आ जाता है, 15 को 7 से गुणा करते हैं 105 आता है, 15 के पार्ट एक के अंदर आता है, 15 सत्ते 105 होते हैं। अब कोई और लेते हैं उदाहरण। जैसे मान लीजिए अब 3 था, हमने क्या लिया, 5 लिया, एक तो एक लिया 7, एक लिया 9। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हम इसको गुणा करके देखते हैं। 5 को 7 से गुणा करेंगे और 7 को 9 से गुणा करेंगे। तो जैसे 5 को 9 से गुणा कर 5 को 7 से गुणा करते हैं तो 5 सत्ते 35, 35 आ जाता है यहाँ पर। तो 35 को फिर हम क्या करते हैं, 9 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 9 से। 9 की का पहाड़ा 5 तक पढ़ते हैं। 9 पंजे 45, ऐसे लगे 4, 9 तीस 27, 27 से 4 कितना बन गया 31। तो कितना प्राप्त हुआ, 315। तो ये भी दोनों संख्याएं जो क्या है विषम है। ये क्या है, ये दोनों, ये 1 2 3 तीनों विषम संख्याओं का गुणनफल ये भी विषम है। और यहाँ पर ये भी उदाहरण लिया हमने, 3 विषम संख्याएं जिनका गुणनफल ये भी विषम है। तो हम क्या कहेंगे, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ये क्या है, सत्य है। क्या चीज है, सत्य है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक सम संख्या लेते हैं, ये कहता है हर बार में विषम होगा। तो हम करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने ले लिया 14, 14 को हमने 2 से भाग कराया तो कितना आया, 7 होया। 7 क्या चीज़ है, विषम संख्या है। अब इसी तरह से और क्या उदाहरण दिया, 34 को 2 से भाग करें हमने तो कितना आया, 17 आएगा। देखो 34 को 2 से भाग कर दिया हमने, 2 एकम 2, 4 2 सत्ते 14, तो कितना मिला, 17। क्या मिला भाई, हम इसको लिख देंगे 17, लिख देंगे 17 आ गया हमारे पास में। अब यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग किया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो हमने क्या लिखा था अभी, 14 और 34 दोनों जो है क्या थी, सम संख्याएं थी। हमने इनको 2 से भाग कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हुई, विषम संख्याएं प्राप्त हुई। तो ये क्या है भी, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। ये क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा भाई, सत्य। क्योंकि यदि कोई सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगी, परंतु अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो सम से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है। तो इसलिए क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं क्या है, विषम है। इससे आगे है, अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होते। ये क्या है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड एक तो 1 होता है, एक होता है समव्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 17 है, 17 का गुणनखंड एक तो 1 हो गया, 1 हो गया 17। तो इसमें क्या है, ये भी असत्य है। क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। ये क्या है, सत्य है। क्या है जी, सत्य है। जैसे यहाँ पर दो अभाज्य संख्याएं ले ली हमने, एक तो ले ली 7, एक ले ली 17। तो 7 और 17 का जोड़ जो है, 7 और जमा 17, 17 का योग कितना हुआ अभी, 24 हुआ। कितना है, 24 है। 24 क्या चीज़ है, एक सम संख्या है। क्या चीज़ है, एक सम संख्या है। और यदि मान लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं, एक तो 17 ले लिया, एक हमने ले लिया 37। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनको हम जोड़ेंगे, 17 को 37 में जोड़ेंगे तो यहाँ इसको अलग से लिख लेते हैं, 37 और 17। यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया। 7 में 7 जोड़ते हैं, कितना बन गया, 14 बन गया। एक हंसर लगे यहाँ पर, तो 1 4 1 5, कितना बन गया, 54 बन गया। कितना बन गया, 54। 54 भी क्या है, एक सम संख्या है। क्या चीज़ है, एक सम संख्या है। तो कहता था दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। ये क्या चीज़ है, सत्य है।
केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। ये क्या है? सत्य। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ये है क्या है? सत्य। क्योंकि कोई भी सम संख्या है वो दो से विभाजित होती है, इसलिए सभी सम संख्याएं क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। क्योंकि इसमें सम भाज्य के लिए क्या था कि या तो वो सम से विभाजित होगी या एक से विभाजित होगी। सम संख्याएं क्या होगी? तो वो सम से और एक से छोड़ करके किसी और भी जो है किसी गुणनखंड से विभाजित होंगी। जैसे मान लीजिए हमने लिया 6 लिया, 6 किससे विभाजित है? एक तो इसके 6 के गुणनखंड क्या है हमारे पास में? एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 6 हो गया। या फिर 6 जो है 2 से तो विभाजित है ही है, या 8 है, 8 2 से विभाजित होगी, 10 है ये भी 2 से विभाजित होगी। 10 के गुणनखंड फिर क्या होंगे? 1 2 5 और 10 होंगे। तो इस तरह से सभी सम संख्याएं जो हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ये क्या चीज़ है? सत्य। क्या चीज़ है? सत्य। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो इसको करके देखते हैं हम। जैसे सम संख्या ली हमने, एक 4 ली, एक ली 6, तो क्या हुआ? 4 6 24, कितना बने? और कोई और ले लेते हैं उदाहरण, जैसे एक 8 लिया हमने, एक लिया 10। ये दोनों सम संख्याएं हैं, इनका गुणनफल कितना आया? 80। ये दोनों क्या चीज़ हैं? सम संख्याएं हैं। तो इसमें उत्तर क्या आएगा इसका? दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो सत्य। क्या चीज़ है? सत्य। इससे अगला है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में से ऐसी अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। ऐसी अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या कहता है? अभी एक तो जैसे 13 और 31 है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। और एक इनका जो है, ये जो जैसे एक यहाँ पर इकाई दहाई के स्थान पर है, ये 3 यहाँ पर इकाई के स्थान पर, एक है दहाई के स्थान पर है, तो इनके स्थान बदल जाने चाहिए। जैसे 13 और 31 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ और संख्याएं ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 अंक की संख्या है, तो सबसे पहले जैसे 11 है, 12 है, 21 है। 11 12, 12 से 21 बनता है, 13 से 31 बनता है, दिया हुआ है। 14 से 41 बन जाता है। तो दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि तो इनका आंसर क्या आता है? जैसे मान लीजिए 17 है, 17 जो है 17 और 71 क्या है? 17 और 71। तो ये ऐसे जोड़े बन जाते हैं जैसे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ भी जोड़ा दिया गया है, इस तरह से जोड़ा बन जाता है। अब इसे आगे है 37 और 73। क्या है? 37 और 73। और इसके बाद में आगे प्यारे बच्चों 79 79 और 97। इस तरह से हमें ये प्राप्त होते हैं। जो प्यारे बच्चों, ये हम इनको बार बार प्रैक्टिस करके कर सकते हैं और याद करके भी कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही ये याद हो जाते हैं। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो हमने लिखना है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं। सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य। अभाज्य संख्याएं। तो इसमें क्या है? एक जो है न तो भाज्य संख्या है, न ही वो अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर दो जो है अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमने लिखा है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होगी? जैसे 4 6 8 10 12 12 के बाद 13 नहीं है, 14, ये 9 भी प्यारे बच्चों भाज्य संख्या है। जैसे 3 3 9 होते हैं। दोबारा 4 6 8 9 10 12
12 के बाद में 11 और 13 क्या थी, अभाज्य संख्या थी। इसके बाद 14, 14 के बाद है 15, 3 और 5 बन जाते हैं गुणनखंड इसके। इसके बाद है 16, 17 अभाज्य संख्या है, और 18 क्या है यहाँ पर भाज्य संख्या है। इसके बाद में आ गया 20, कितना आ गया भाई 20, 20 से छोटी, क्या कहा इसने 20 से छोटी, यानी 20 से पहले की। तो यहाँ पर हम प्राप्त होते, ये आंसर हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में 1 और 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो जैसे 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो जैसे मान लीजिए 10 है तो भाज्य है, 9 वो भी भाज्य है, 8 वो भी भाज्य है, तो हम ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 आ जाता है, तो 7 जो संख्या जो है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इसका उत्तर क्या आएगा 7, क्या आएगा भाई 7 आंसर आएगा इसका। इससे आगे है छठा प्रश्न है, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने ये संख्याएं दी हैं 44, 36, 24 और 18। इनको हमने दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। तो इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले है हमने इसके टुकड़े करने हैं। जैसे 44 है, 44 को हम लिख सकते हैं दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो यहाँ पर आएगा 3 + 41, क्या आएगा 3 + 41। हम इसको करके देखेंगे। जैसे 44 है, 44 को 1 + 43 करेंगे, 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। फिर 2 + 42 करेंगे तो ये दो क्या होगी भाज्य होगी। फिर 3 + 41 आ जाता है, ठीक है। अब इस तरह से अगला 20 भाग है इसका, तो यहाँ पर आएगा 36 बराबर है, यहाँ पर 1 + 35 नहीं है, 2 + 34 भी नहीं है, 3 + 33 भी जो है नहीं है, क्योंकि 33 क्या चीज़ है भाज्य संख्या है। फिर हम लेंगे 4 + 32 भी नहीं है, फिर 5 + 31 आ जाए, क्या आ गया 5 + में 31। अब इसी तरह जाके सी भाग है इसका 24, 24 इसके बराबर है, 1 + 23 भी नहीं है, 2 + 22 भी नहीं है, 3 + 21 भी नहीं, क्योंकि 21 जो है भाज्य संख्या है। और इसके बाद में 4 + 20 भी नहीं है। इसके बाद 5 + 19 क्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे 5 + में 19। इस बाद में आ गया प्यारे बच्चों डी है 18, 18 को लिखेंगे। 1 + 17 नहीं है, क्योंकि 1 न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। 2 + 16 और नहीं है, 3 + 15 ये भी नहीं है, 4 + 14 क्योंकि 4 और 14 जो क्या है ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। 5 + में 13 क्या है 5 + में 13, 5 और 13 जो है दोनों है भाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से हमें ये उत्तर इसका प्राप्त होता है। इससे अगला प्यारे बच्चों 7वां सवाल, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। हमने क्या करना है युग्म में होता है जोड़े। जो अभाज्य संख्याएं हैं हमने उनके 3 जोड़े लिखने हैं जिनका अंतर कितना हो 2 हो। तो इसमें जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 5 और 7, क्या लिखेंगे 5 और 7। यहाँ पर ये प्लस का निशान नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या लिखने हैं जोड़े लिखने हैं। यहाँ पर क्या लिखने पहले बच्चों जोड़े लिखने हैं। यहाँ पर इसमें 5 और 7, एक तो बन गया 5 और 7, उनमें सिर्फ 2 का अंतर होना चाहिए, 5 और 7। एक बन गया 11 और 13, क्या है 11 और 13। एक बन जाता है 17 और 19, 17 और 19। 8वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें यहाँ पर 23, 51, 37 और 26 संख्याएं दी गई हैं। हमने बताना है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो इसमें जैसे यहाँ पर लिखेंगे ये क्या चीज़ है हमारे पास में 23 है, ये क्या है अभाज्य संख्या बतानी, क्या बतानी है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 23 के बाद में 51 भाज्य है, क्योंकि 3 और से विभाजित हो जाती है 3, 17 और 3।
तो इसके बाद में सी भाग है इसका, क्या है सी भाग, सी 37 क्या है 37 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या दिया है, अभाज्य संख्या 37। 26 प्यारे बच्चों 2 से विभाजित हो जाती है, ये भाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से आगे जो है अगला सवाल है, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखनी है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 100 से छोटी, हम 100 से छोटी जो है 100 से पहले ले लेंगे, जैसे यहाँ पर लेंगे, मान लीजिए हम ले लेते हैं 99, 99 ले लेते हैं, 98 ले लेते हैं, इस तरह से 97। तो इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे 90 से शुरू कर लेते हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। कितने लिखने थे हमने, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 संख्याएं आ जाती हैं। ये 7 संख्या कौन सी भी अभाज्य संख्याएं, कौन सी हैं अभाज्य संख्याएं। नहीं, दोबारा से एक बार, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखनी, ये सभी क्या चीज़ें हैं, भाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्या भी, ये सभी क्या है भाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। हम लिख सकते हैं सभी भाज्य संख्याएं हैं, सभी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। इसके बाद में आगे है 10वां सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो इसमें क्या करना है, हमने 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। जो तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमारे पास में तीनों संख्या क्या है प्यारे बच्चों, इसमें जो है अभाज्य होनी चाहिए। तो इसमें जैसे यहाँ पर है 21 है, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 3, जैसे शुरू में प्रारंभ करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लिख लिया हमने, तो हम जो है 1 लिखेंगे, फिर इसमें 18 लिखेंगे, फिर इस तरह से इनको जोड़ करके देखें, बार बार क्या करेंगे, जोड़ करके। तो इसमें परंतु क्या है, तो तीनों अभाज्य होने चाहिए, 18 तो क्या है भाज्य संख्या है यहाँ पर। तो जैसे हमने 1 तो हम प्रयोग कर ही नहीं सकते, तो 2 लेंगे, फिर जैसे 2 लिया हमने, फिर 3 लिया, 5 लिया, 2 3 5, ये 16 बन गया, ये भी नहीं है। तो इस तरह से फिर 3 लेंगे हम यहाँ पर, और 3 में क्या है हम जोड़ेंगे यहाँ पर 5, फिर जो है 13, जैसे 3, 21 को लिखेंगे हम यहाँ पर 3 + 5 + में 13, ये तीनों जो है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में, क्या है अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में कहा है। अब बी है, क्या है बी 31, 31 को हम फिर दोबारा फिर लिखेंगे यहाँ पर जो है 3, 5 और 23, जैसे 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, यहाँ पर है 3, 5 और 23, 3 + 5 + में 23। अब है सी, सी क्या है 53 है, क्या चीज़ है 53। 53 के अंदर भी क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 3, जैसे लिखते हैं 5 लिखते हैं, 3 और 5 8 हो गया, तो इसमें से 53 में से 8 घटाते हैं 45 आ जाता है, ऐसा संभव नहीं है। फिर जिस तरह से हम बार बार इसको प्रैक्टिस करते हैं, और हम लिखते हैं 13 + 17 + में 23, क्या लिखेंगे 13 + 17 + में 23। इसके बाद में प्यारे बच्चों डी भाग, क्या चीज़ है डी भाग है। तो डी भाग में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में है 61, क्या चीज़ है 61, तो इसको लिख सकते हैं हम 7 + 13 + में 41, 7 + 13 + में 41 + 13 + में 41।
हम इनको बार बार जो है कोशिश करके देखते हैं और कीमत जो है कम ज़्यादा, जैसे 13 लेंगे 17 लेंगे, इस तरह से अलग अलग जो है इनको कीमत रख करके देखते हैं और इन्हीं सभी का जोड़ जो है 61 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 61 आना चाहिए। तो फिर आगे है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाजित हो सकता है। तो 20 से छोटी 5 संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिनका युग्म जो है 5 से विभाजित हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लिखेंगे कि 20 से छोटी है, जैसे 2 और 3 है। कितना है? 2 और 3, ये दोनों 2 और 3 जिनका योग क्या है? योग जोड़ जो है 5 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे 2 और 3, क्या चीज़ है? 2 और 3 कितना आ गया? 5 के आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5 के आ जाता है। इसके बाद में आगे है 2 और 13। 2 और 13 इनका जोड़ कितना बन गया? 15 बन गया। कितना बन गया? 15 बन गया। 2 के बाद में आगे और तो जाएगा नहीं, जैसे मान लीजिए 2 और 14 इस तरह से, 2 और 16 इस तरह से, या 2 और 18 तो 20 बन जाता है, परंतु वो क्या है? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब 2 के बाद में किसकी बारी लेते हैं? हम 3 की ले लेते हैं। किसकी बारी ले लेते हैं? 3 की। तो 3 में देखते हैं क्या बनता है। जैसे हमने लिखा था कि 3 में 2 जोड़ेंगे 5 तो बन जाता है, पहले आ चुका है वो। तो फिर अगला है 3 में 7 जोड़ेंगे 10 बन जाता है, ये ऊपर दिया गया है। तो 3 में हम 12 जोड़ते हैं, 12 अब क्या चीज़ है? वो है भाज्य संख्या, ऐसा नहीं हो सकता। अब 3 में 17 जोड़ते हैं, 3 जमा में 17 क्या है? 3 प्लस में 17 बराबर आ गया 20 के। कितना है भाई? 20 के। तो फिर आगे है हमारे पास में 5 युग्म लिखने हैं हमने। कितने लिखने हैं? 5 युग्म लिखने हैं। 3 के बाद में ये भी होगा हमारे पास में। 3 के बाद में 4 क्या चीज़ है? एक भाज्य संख्या है। फिर 5 लेंगे। 5 में हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या? जिनका योग 5 से विभाजित हो, ऐसी 5 में 5 जोड़ते हैं तो दोनों को हो जाएंगे, फिर ये 10 होगी मतलब। तो फिर वो आगे जो है 5 में क्या जोड़ेंगे हम? 10 जोड़ेंगे, 15 20, यह सब बढ़ नहीं रहा इसमें आगे। इसके बाद में 5 के बाद में किसकी बारी आती है? 7 की। किसकी आती है? 7 की। 7 में जैसे 3 जोड़ते हैं, पहले आ चुका है। तो 7 में आगे हम 8 जोड़ेंगे। 8 क्या है? भाज्य संख्या है। तो 7 में 13 जोड़ते हैं तो 20 आ जाता है। कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। तो इसके बाद में और क्या रह गया? 1 2 3 और 4, 4 तो बन गए हमारे पास में। अब एक और बनाना हमने। क्या बनाना है? एक और बनाना है। तो इसमें आगे क्या लेंगे? 7 के बाद 11 आ जाता है। क्या आ जाता है? 11। तो 11 में हम 19 जोड़ते हैं। 11 प्लस 19 कितना बन गया? 20 बन गया। कितना बन गया? 20 बन गया। ये जो है सभी संख्याएं जो है 5 से विभाजित हो जाती हैं। हम इसको दूसरे रूप में भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं हम। यहाँ पर 2 और 3 की उत्तर हम इसमें दूसरे पेन के साथ में लेकर लेते हैं, जहाँ पर जैसे 2 और 3 बन गया। एक बन गया 2 और 13 बन गया। एक बन गया 3 और 17 बन गया। एक बन गया 7 और 13। उसके बाद में एक बन गया 11 और 19। क्या बन गया भाई? 11 और 19। इससे आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों एक क्या कहलाती है? जैसे 2 गुणनखंड हैं, वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी या अभाज्य संख्या कहलाएगी? तो इसमें यहाँ पर हम क्या देखते हैं भी, जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं वो जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य भाज्य, इसको लिखेंगे वह संख्या जो है जिसके केवल 2 गुणनखंड है वो क्या कहलाती है? एक
दोबारा से हमने नीचे गलती लिखी है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वह कहलाती है अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य। तो उसमें प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया है कि कोई संख्या ले ली, जैसे 7 है, 7 के गुणनखंड एक तो 1 हो जाता है, एक हो जाता है 7। तो 7 के गुणनखंड 1 और 2 हो गया, एक यानी कोई भी एक संख्या है जिसका एक गुणनखंड है और सम वह संख्या है, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो हमने यहाँ पर इसको अभाज्य संख्या लिख लिया। अब वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे मान लीजिए 6 है, 6 के एक गुणनखंड हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया था और ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। हम इसको एक बार रूल लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा, तो वह एक भाज्य संख्या कहलाती है। संख्या। इसमें अगला है सी भाग है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक प्यारे बच्चों एक संख्या जो है न तो वो भाज्य संख्या है, न वो जो है अभाज्य संख्या है। तो इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अभाज्य और न ही भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या है भी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो इसमें यहाँ पर आया था कि सबसे छोटी, जैसे 2 है, 2 एक अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास? 2 और 1 हो गया। अब भाज्य संख्या कहता है, इसके बाद में 3 भी अभाज्य संख्या है, उसमें सबसे छोटी जो है यहाँ पर भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। 4 के गुणनखंड क्या हो? 1, 2 और 4 होते हैं। तो इसमें क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। क्या चीज़ है? 4 है। सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है भाई? 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन बच्चों ने इस चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इससे अगली वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। और मैथ और साइंस के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।